तो आइए अगला टॉपिक हमारा आएगा आज, ब्रांच स्टॉक डेटर सिस्टम। सेकंड मेथड जो था स्टॉक डेटर सिस्टम करने वाले हम। तो आइए, दैट इज ब्रांच, आपका कौन सा सिस्टम है? स्टॉक डेटर सिस्टम। स्टॉक डेटर सिस्टम। आइए सर, इसमें हम कितने अकाउंट बनाएंगे और कैसे कैसे करेंगे, एक बार वो बता दूं मैं। और अगर हम डेटर सिस्टम से करें और स्टॉक डेटर सिस्टम से करें तो आंसर में कोई डिफरेंस आएगा? नहीं जी, आंसर दोनों का सेम ही रहेगा। तो अगर सबसे पहले बात करें तो अब इसके अंदर मेन जो अकाउंट होता है वो बनेगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो बनेगा वो कौन सा अकाउंट बनने वाला है सर? ब्रांच स्टॉक अकाउंट। एक और बनेगा हमारा, दैट इज ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। एडजस्टमेंट अकाउंट जिसको आप सिंपल दूसरे नाम से बता सकते हो, दैट इज ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से भी बता सकते हो। ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से भी बता सकते हो। अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक आएगा, अगेन वही जाना पहचाना। इसके अंदर जो अकाउंट बनाएंगे ब्रांच डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट। और इसके बाद और भी अकाउंट, हाँ भाई हाँ, ब्रांच पेटी कैश एक्सपेंस। पेटी कैश एक्सपेंस अकाउंट। इसके बाद सर एक बैंक अकाउंट भी बना ही लेते हैं, बैंक अकाउंट। तो ब्रांच अकाउंट में हम इतने सारे अकाउंट इस मेथड में बनाएंगे। ये भी बड़ा आसान मेथड है, बस थोड़ा सा इसका करने का तरीका अलग है, लेकिन आंसर हमारा एग्जैक्टली सेम आएगा। थोड़ा करने का तरीका अलग है लेकिन आंसर क्या आएगा हमारा? बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है सर, वीडियो देख, ओके। आइए, तो अब पहले हम एक बार ऐसा करते हैं, क्योंकि जब भी किसी टॉपिक को हम स्टार्ट करें ना तो सबसे पहले एक बार हम पूरे के पूरे टॉपिक्स जो हैं उसको ख़त्म कर लेते हैं। पूरे टॉपिक से मतलब है कि सबसे पहले हम ना यहाँ पे जो इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है वो सारे एडजस्टमेंट खत्म, मतलब कि फॉर्मेट को पूरा कर लेंगे, और फॉर्मेट पूरा करने के बाद फिर टू बी कंटिन्यू हम आगे करेंगे। समझ में आई बात आपको? तो आइए बढ़ते हैं हम फॉर्मेट की तरफ। तो पहला हमारा बनेगा, दैट इज एक बनाएंगे हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट। इतना बड़ा तो नहीं बनेगा, चलो दो ही अकाउंट बनाएंगे इस पे और दो अकाउंट पीछे बना लेंगे। ये बन गया ब्रांच स्टॉक अकाउंट। एक बनाएंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट जिसका दूसरा नाम क्या है? ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिसका दूसरा नाम है ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आ जाइए कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। नाम भी लिख लेते हैं, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, और इसको मैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है।
ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ अमाउंट और यहाँ अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हम बात करें तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट, तो आप सिंपल सी बात है, स्टॉक का मतलब हमारा जो स्टॉक है ये एक तरीके से हमारे लिए क्या है सर, ये एसेट है। क्या है हमारे लिए? तो एसेट्स, जब कभी भी किसी एसेट्स का अकाउंट बनाओगे तो डेबिट साइड से प्लस होगा और क्रेडिट साइड से क्या होगा? माइनस। अब इसके अंदर क्या होगा? बहुत सिंपल, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, जो भी स्टॉक का बैलेंस होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो भी बैलेंस बीडी भी होगा वो इनवॉइस प्राइस पे आएगा, दैट इज आईपी प्राइस के ऊपर आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कोई भी गुड्स रिसीव होगा तो यहाँ आ जाएगा, गुड्स सेंट कह लो, रिसीव कह लो, यहाँ आ जाएगा। इसके बाद अगर कोई भी सेल्स रिटर्न हुआ तो यहाँ आएगा सेल्स रिटर्न, क्योंकि जब कस्टमर हमें सामान वापसी करेगा तो पहले क्या करते थे, डेटर में दिखाते थे, तो अब ये स्टॉक अकाउंट है, तो कस्टमर जब सामान वापस करेगा तो मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा ना, जब मेरा स्टॉक बढ़ेगा तो सेल्स रिटर्न भी अब यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना। इसके बाद अब घटने का रीजन क्या है? अगर आप कैश में सामान बेचते हो, कैश सेल्स करोगे तो आपका स्टॉक घटेगा ना भाई, और अगर आप क्रेडिट सेल्स करोगे तब भी सामान क्या होगा आपका? घटेगा। पहले हम रेमिटेंस लिखते थे तब तो वो तो अलग ही अकाउंट था, तो यहाँ पे कैश सेल्स भी आएगा आपका और क्रेडिट सेल्स। और घटने का रीजन क्या है? आप स्टॉक वापसी कर दो, किसको कर दो? रिटर्न टू हेड ऑफिस। और घटने का क्या रीजन हो सकता है? बाय लॉस हो जाए आपको। लॉस कौन सा हो सकता है आपका? या लॉस बाय आपका फायर लिख देते हैं, ठीक है, तब भी आपका घट जाएगा। अगर कोई नॉर्मल लॉस हुआ, वैसे तो एबनॉर्मल लॉस ही यहाँ पे कंसीडर करेंगे, नॉर्मल लॉस को कंसीडर नहीं करा जाएगा। ठीक है, इसके बाद साहब और क्या देखेंगे इसके अंदर? लॉस बाय फायर के, लॉस बाय थेफ्ट के बाद हम अब इसके बाद और क्या रीजन हो सकता है जिससे स्टॉक घट जाए? शॉर्टेज हो जाए। शॉर्टेज क्या होता है? हमारे पास सामान मतलब एक तरीके से कम पड़ जाता है, हैं? अच्छा, दो कैश लिख दिया मैंने, ये क्रेडिट आएगा। और कब हो सकता है? आप पता है दुकान के अंदर सामान जो होते हैं ना, दुकानदार ना, परचून की दुकान की बात करूं तो बड़ा परेशान रहते हैं। पता है किससे परेशान रहते हैं वो? चूहे से, क्योंकि उसका बहुत सारा सामान क्या करते हैं वो काट देंगे, खराब कर देंगे। तो इसलिए अक्सर देखना परचून की दुकान यानी प्रोविजनल स्टोर के अंदर वो कई बार बिल्ली भी पालते हैं ताकि चूहे यहाँ पे ना आए। तो जो छोटी मोटी चीजें हमारा नुकसान हो जाता है उसको बोलते हैं गुड्स प्लीफर्ड। उसको क्या बोलते हैं हम? प्लीफर्ड। प्लीफर्ड मतलब छोटा मोटा नुकसान हो जाना, उससे भी तो हमारा स्टॉक क्या होगा? कमी होगा ना। तो गुड्स प्लीफर्ड हो सकता है, गुड्स प्लीफर्ड हो सकता है, ठीक है ना, प्लीफर्ड। इसके बाद और क्या हो सकता है जिसकी वजह से स्टॉक कम होगा भाई? अब कोई भी ऐसा वजह नहीं है, तो बाय बैलेंस सीडी, ठीक है ना, बाय बैलेंस सीडी। इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। अब बैलेंस सीडी यहां पे आ जाएगा। एक ना गुड्स इन ट्रांजिट वाले पॉइंट होते हैं, गुड्स इन
ट्रांजिट, तो जब मैं करवाऊंगा आगे तभी मैं उसके अंदर इंक्लूड करूंगा, अभी मैं गुड्स इन ट्रांजिट का कोई इसमें डिस्कस नहीं करूंगा। अब सर ये स्टॉक अकाउंट बन गया, अब इसके ऊपर की लोडिंग की बात कर लो। तो अब यहाँ पे लोडिंग किस किस पे निकलेगा, मैं डॉट लगा देता हूँ, एक इस पे निकलेगा और किस पे निकलेगा। अब पहले क्या करते थे, इसका लोडिंग इधर और इसका लोडिंग इधर, अब ऐसा नहीं होगा। लोडिंग के लिए एक अलग से अकाउंट ये बनेगा, एक लोडिंग का अलग से अकाउंट यहां बनेगा, ठीक है ना। पहले क्या करते थे, इसके लोडिंग को इस साइड और इसके लोडिंग को इस साइड, अब वो वाली बात नहीं है, अब वो काम नहीं चलेगा यहां पे, इसके लोडिंग को इधर इसके लोडिंग को इधर। अक्सर यहां पे आंसर हमारा बैलेंसिंग फिगर बैलेंस सीडी निकलेगा, अक्सर बैलेंस सीडी निकलेगा। बहुत रेयर केस है कि बैलेंसिंग फिगर आपका 2 में निकले, अगर 2 में निकलता है तो उसको हम सरप्लस बोल देते हैं, स्टॉक का सरप्लस हो गया। ये बहुत रेयर केस है, निकल जाए भूले भटके तब मैंने लिख दिया, अदरवाइज तो निकलेगा ही नहीं, समझे बात। इसके बाद अब लोडिंग की बात करते हैं। 2 साइड में जो हमारा इधर का लोडिंग इधर भेजते थे तो इधर ना भेज के इस अकाउंट में 2 साइड में भेजेंगे। लोडिंग स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व, सर स्टॉक रिजर्व किस किस का स्टॉक रिजर्व निकालोगे, एक निकालोगे आप सबसे पहले स्टॉक रिटर्न का, रिटर्न का एचओ को, और किसका निकालोगे क्लोजिंग का, क्योंकि जो इस साइड है, समझ रहे हो ना, जो इस साइड का लोडिंग है वो इधर आ जाएगा। और किसका निकालोगे एबनॉर्मल लॉस का, लॉस का, और किसका लोगे नॉर्मल लॉस। सवाल खुद बता देगा। अब मैं अगर जिस पे डॉट लगाऊं ना, तो जितने भी मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, ये सब एबनॉर्मल लॉस के उदाहरण हैं, ठीक है ना। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस यहाँ पे फुल आएगा, इस पे लोडिंग नहीं निकलेगा, जितना नॉर्मल लॉस सवाल में देगा सीधा यहाँ लिख देंगे। अब इन सब पे बाकी लोडिंग निकलेगा हमारा, ठीक है ना। तो इन सब के हम टोटल कर लेंगे, या तो ऐसे दिखा दो या इंडिविजुअली अलग अलग करके दिखा दो। लोडिंग का मतलब क्या बताया था मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा, बताओ लोडिंग का मतलब क्या बताया था, प्रॉफिट, यानी इन सब के ऊपर का प्रॉफिट हटाएंगे। आपको थोड़ा बहुत फाइनल अकाउंट अगर याद आ रहा है तो ये वाला हिस्सा कहा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, और ये वाला हिस्सा आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे भी वही होगा, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझे बात आप, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। इधर भी लोडिंग निकालोगे, यानी स्टॉक रिजर्व बाय स्टॉक रिजर्व। अब किस किस पे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक के ऊपर, और किस पे निकलेगा गुड्स सेंट पे, बस 2 पे निकलेगा, रिटर्न पे नहीं निकलेगा, गुड्स सेंट पे निकलेगा। ये आ गया। अब इन दोनों का जब भी टोटल करेंगे तो जिधर भी आंसर निकले उसको, अगर इधर आंसर निकला तो उसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर इधर आंसर निकला तो क्या बोलोगे, बोलो ग्रॉस लॉस। अब ग्रॉस प्रॉफिट है तो इधर उतार देंगे, बाय साइड में आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब जितने भी खर्चे हैं इधर आ जाएंगे, सारे खर्चे, कौन कौन से खर्चे, एक्सपेंस। अब यहां पे ये नहीं देखना कि एक्सपेंस कौन पेड कर रहा है, हेड ऑफिस कर रहा है नहीं कर रहा, नहीं भाई, अब सारे खर्चे यहां पे आ जाएंगे। यानी मान लेते हैं जनरल एक्सपेंस, तो बेड डेट्स भी यहीं आएगा, बेड डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी यहां आ जाएगा, प्रोविजन ऑन डेटर, ये P&L की तरीके से बनेगा सेम। और कोई अदर एक्सपेंस है, सैलरी है, वेजेस है, सब यहां आ जाएगा। और साथ के साथ यहां पे आ जाएगा पेटी एक्सपेंस, पेटी एक्सपेंस।
जितना पार्ट यूज होगा वो आ जाएगा यहां। अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम वगैरह मिल रहा है तो यहां आ जाएगा बाय इंश्योरेंस क्लेम, बाय इंश्योरेंस क्लेम अगर कोई मिल रहा है तो। अब हमारा देखो यहां पे हमारा एबनॉर्मल लॉस की बात करें, एबनॉर्मल लॉस को ध्यान से देखिएगा, लोडिंग वाला पार्ट यहां आ गया हमारा, बाकी का एबनॉर्मल लॉस यहां आ जाएगा। एबनॉर्मल लॉस जो पार्ट हमारा लोडिंग से बच गया, मान लेते हैं कि हमारा 1000 रुपए का एबनॉर्मल लॉस हुआ जिसके ऊपर 200 रुपए का प्रॉफिट है, तो 200 तो यहां आ जाएगा और बाकी 800 यहां आ जाएगा आपका, समझे बात, 800 यहां आ जाएगा। ये सारा खर्चा जब आप लिख दोगे तो बट ऑब्वियस है कि आपको यहां से जो रिजल्ट मिलेगा, जैसे कि पहले मिला करता था अब भी वैसे ही मिलेगा, जो भी मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, टू नेट प्रॉफिट, क्या बोलेंगे, टू नेट प्रॉफिट, जो कि पहले हमारा ब्रांच अकाउंट से निकलता था नेट प्रॉफिट, अब हमारा इस अकाउंट से निकलेगा। मेन अकाउंट हालांकि यही दो हैं, लेकिन इस अकाउंट में कई चीजें मिसिंग होगी, तो इस अकाउंट की मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए आपको और अकाउंट बनाने पड़ सकते हैं। जैसे सर कौन कौन सी बात कर रहे हो आप, जैसे आपको क्रेडिट सेल्स अगर नहीं देगा तो आपको एक अकाउंट बनाने की जरूरत है। क्रेडिट सेल्स कहां से निकल सकता है, डेटर से निकल सकता है, तो इसके लिए डेटर। जैसे आपको मान लिया जाए कि आपको ये एक्सपेंस ना दे तो आपको बनाने की जरूरत पड़ेगा। क्यों बनाएंगे सर, क्योंकि पेटी एक्सपेंस कितना कंज्यूम हुआ है वो वहीं से पता चलेगा, समझ में आई बात आपको। जैसे कि आप की बात करते हैं कि कैश बैंक अकाउंट क्यों बनाएंगे, क्योंकि बैंक अकाउंट होगा तब भी हमारा ये क्रेडिट सेल्स निकलेगा। तो ये 2-3 बैंक अकाउंट से, क्योंकि कलेक्शन फ्रॉम डेटर निकल जाएगा और उससे होगा, तो 2-3 अकाउंट इसके हेल्प में और भी बनाना पड़ता है। तो पहला अकाउंट जैसे कि मैंने कहा तो मैं बना देता हूं साहब, कौन सा, डेटर अकाउंट। ये वही डेटर अकाउंट है जाना पहचाना जो कि पिछले टॉपिक में आपने बनाया था। तो पहला अकाउंट बना देते हैं डेटर। अब थोड़ा सा डेटर में कुछ और भी बातें हम ऐड कर देंगे। पर्टिकुलर, ठीक है, ये बन जाएगा एक डेटर अकाउंट, ये बन जाएगा पेटी कैश अकाउंट, और एक और बना लेंगे हम इधर, दैट इज बैंक अकाउंट। तीनों अकाउंट यहीं बना लेंगे हम। सबसे पहले डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट। तो सर डेटर अकाउंट जो है, डेटर अकाउंट है तो एसेट्स, तो इसका क्या लिखेंगे, टू बैलेंस, बैलेंस BD, और इधर क्या आएगा, बाय बैलेंस, बाय बैलेंस CD। इस साइड क्या आएगा, बाय कैश या फिर बैंक, जो कि हमें डेटर से पैसे मिलेंगे। इस साइड क्या आएगा, टू क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स। अगर कोई बिल डिसऑनर्ड हो गया, समझना बात, अगर कोई बिल डिसऑनर्ड हो गया तो यहां आएगा BR डिसऑनर्ड। हालांकि एक भी सवाल नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जाम का पता नहीं कि मुश्किल आ जाए कि आसान आ जाए, तो मैं पहले ही पॉइंट लेके चलता हूं। अगर कोई आपका डिस्काउंट है तो इधर आएगा। अब क्या डिस्काउंट हमारा P&L में जाएगा, हाँ जाएगा, बाय बेड डेट्स इधर आएगा। क्या ये बेड डेट्स P&L में जाएगा, बिल्कुल जाएगा P&L में भी। बाय रिटर्न, क्या ये भी जाएगा, हाँ भाई रिटर्न जाएगा, कहाँ जाएगा, स्टॉक में। बाय अगर आपने BR दे दिया, BR आपने इशू किया है किसी को, तो यहाँ आ जाएगा आपका। जब इशू करोगे तो यहाँ डिसऑनर्ड होगा तो वापस यहाँ आ जाएगा। ये बन गया हमारा क्या, डेटर अकाउंट। एग्जामिनर बोलता है डेटर अकाउंट बनाने को तो बनाएंगे, अदरवाइज अगर आपको क्रेडिट सेल्स की जरूरत पड़ी तो एग्जामिनर बोले या ना बोले आपको बनाना पड़ेगा। यहां पे एक बना लेंगे बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट की बात करें तो ये भी है तो एसेट्स ही, टू बैलेंस,
डिमांड होगा एग्जामिनर का तो बनाना है। और बाय बैलेंस, बाय बैलेंस CD, टू साइड में आ जाएगा कैश सेल्स, टू साइड में आ जाएगा कलेक्शन, किससे? फ्रॉम डेटर से, अगर किसी डेटर से कलेक्शन होगा तो ये इस साइड में आ जाएगा। अब टू साइड में आ जाएगा एनी अदर, कोई भी पेमेंट रिसीव करोगे, क्योंकि है तो एसेट्स, जितना भी होगा इधर से बढ़ जाएगा। घटने का रीजन बाय साइड में, अगर आपने रेमिटेंस किया है, रेमिटेंस याद है कि पैसा उठा के किसको दे देते थे हम, तो वो अगर किया है तो यहां आ जाएगा। बाय साइड में अगर देखा जाए तो अगर कोई आपने एक्सपेंस पेड किया है, एक्सपेंस पेड किया है तो यहां पे आ जाएगा। बाय साइड में देखा जाए तो आपका बस यही रहेगा, ज़्यादा कुछ और खर्चे वर्चे हुए तो वो मैंने एक ही बार लिख दिया, ये आ जाएगा। लास्ट अकाउंट हमारा पेटी एक्सपेंस अकाउंट, पेटी कैश। सर ये भी एसेट्स है, ये भी एसेट्स है, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट से बढ़ेगा, क्रेडिट से घटेगा। तो सर यहां पे अगर कोई बैलेंस होगा शुरू का तो टू बैलेंस, क्या लिखेंगे? बैलेंस BD, जो भी होगा शुरुआत का बैलेंस क्या लिख देंगे? टू बैलेंस BD। और जो लास्ट का बैलेंस होगा वो क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस CD। ठीक है। अब हालांकि हम जब ब्रांच अकाउंट पहले वाला मेथड करते थे तो ये भी बैलेंस यूज करते थे और ये भी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ जितना पार्ट कंज्यूम किया सिर्फ वो ले लो, यहाँ डेप्रीशिएशन कितना लिखा सिर्फ वो ले लो। पहले क्या था, हम डेप्रीशिएशन बैलेंसिंग फिगर ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता था। ठीक है। अब यहाँ पे जो हेड ऑफिस कैश देगा, हेड ऑफिस जो हमें भेजेगा, सेंड करेगा पैसा, उससे हमारा पेटी कैश बढ़ जाएगा। ठीक है। उसके बाद बाय साइड में आप जितना यूज करोगे, कंज्यूम, जितना कंज्यूम करोगे वो आ जाएगा। अक्सर ये बैलेंसिंग फिगर आएगा और यही जाएगा हमारा P&L के अंदर। समझ रहे हो P&L किसकी बात कर रहा हूं मैं? यही जाएगा हमारा किसमें? P&L में। ना तो ओपनिंग बैलेंस जाएगा, ना हेड ऑफिस सेंड करेगा, ना बैलेंस CD। जो हमारा कंज्यूम निकलेगा, यानी जितना पैसा यूज किया वो कहां पहुंच जाएगा? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसका बनाने का पर्पस, अगर आपको कंज्यूम दे रखा है पेटी कैश एक्सपेंस कितना यूज हुआ है, तो अगर दे दे तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये 5 अकाउंट आपके सामने मैंने बनाए। पहला अकाउंट कौन सा था? ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अभी भी इसके अंदर नॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, बड़ी सारी चीजें हैं। गुड्स इन ट्रांजिट क्या होता है, डायरेक्ट टू HO, मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं बातें बताऊंगा। अगर मैं अभी बताऊंगा तो उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर इतनी सारी बातें बता दी। लेकिन हम धीरे धीरे सवाल भी करेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये देखो हमने क्या कहा था कि भैया इतने अकाउंट बनाएंगे, 1 2 3 4 5, पांचों अकाउंट बना लिया और हमने थोड़ा बहुत आइडिया भी ले लिया। चलिए अब अगले अकाउंट की तरफ हम चलते हैं। दैट इज कौन सा क्वेश्चंस किया जाए? आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपके बुक का। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है व्हेन गुड्स सेंट टू ब्रांच नॉट गिवन। ठीक है भाई, नहीं दिया तो निकाल लेंगे। श्री एक्स हैज अ रिटेल ब्रांच इलाहाबाद, गुड्स सेंट हेड ऑफिस ब्रांच, मार्क एट सेलिंग प्राइस प्लस 25%, कॉस्ट प्लस 25%। इसको हम मार्कअप प्राइस भी बोलते हैं कई बार। जो हमारा ये होता है ना कॉस्ट प्लस 25%, जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है, इसको मार्कअप प्राइस भी बोला जाता है। क्या बोलेंगे इसको? मार्कअप प्राइस। सर एबनॉर्मल लॉस वाला समझ नहीं आया। एबनॉर्मल लॉस अभी देखो क्वेश्चन में आता है तो मैं बताऊंगा। एबनॉर्मल लॉस वो क्वेश्चन बोलेगा आपको हर बार कि ये लॉस आपका नॉर्मल हो गया है, और एबनॉर्मल लॉस क्वेश्चंस बोलेगा। एबनॉर्मल लॉस है, नहीं तो जब इसका अलग से मैं क्लास का टॉपिक लूंगा तो आपको समझ आएगा कि ऐसे लॉसेस जो कि एकदम अचानक से हो जाते हैं बिजनेस के अंदर, उसको हम एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। जो अचानक से हो गया, जिसका कोई प्रिडिक्शन ही नहीं था।
आगे क्या कहता है, ऑल एक्सपेंस ऑफ ब्रांच पेड बाय हेड ऑफिस, कोई मतलब नहीं भैया कौन दे रहा है, ऑल कैश कलेक्टेड बाय ब्रांच फ्रॉम कस्टमर फ्रॉम कैश सेल्स, ठीक है भाई, डिपॉजिट क्रेडिट एचओ हमें कर देगा, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ द ब्रांच। अब देखो यहां से पता चलेगा, प्रिपेयर स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, और आपका ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से आ गया। तो जब क्वेश्चंस में आ जाएगा कि आपको बनाना क्या है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, तो आप समझ जाइए कि ब्रांच एडजस्टमेंट बोल दिया गया है तो मतलब क्या है साहब, यहां पे स्टॉक डेटर सिस्टम फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। आपको अकाउंट्स की डिटेल, आपको यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, ओपनिंग डेटर है, क्रेडिटर है, इन्वेंट्री आपका प्राइस ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, कैश सेल्स दे रखा है, टोटल डिपॉजिट हेड ऑफिस को दे रखा है, बड़ी सारी जानकारी है, इसी को यूज करके हम आगे करेंगे। तो आइए सबसे पहले एक बना लेते हैं हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, हालांकि स्टॉक अकाउंट इतना बड़ा नहीं बनेगा इसमें, तो दैट्स वाई मैं ऐसा करता हूं, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये हो गया ब्रांच, कौन सा अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, ठीक है। अब एक कौन सा अकाउंट बनाना है हमें, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, इसी के नीचे बना लेते हैं, थोड़ा सा हम एडजस्टमेंट कर लेंगे इसको, इसको थोड़ा इधर ले जाते हैं, इधर थोड़ा ज़्यादा आ गया ये, चलिए ये बन गया ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, एक बोलता है ब्रांच डेटर भी बनाओ, तो मैं अगले पेज पे ब्रांच डेटर भी बना लूंगा, अगले पेज पे ले जाके मैं बना लूंगा, इसी को ले जाता हूँ ना कॉपी करके। एक इसमें स्पेशल बोला गया है कि आप ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट भी बना के दिखाइए, है ना, तो इसी का नाम दे देता हूँ मैं, ब्रांच एक्सपेंस भी बना दूंगा, इसका नाम अब मैं दे देता हूँ डेटर अकाउंट, और इसका नाम दे देता हूं एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, एक्सपेंस अकाउंट हालांकि अभी क्वेश्चन में डिस्कस नहीं था, सिंपल एक्सपेंस अकाउंट, जो पेमेंट करेंगे रिसीव करेंगे उसी के अकाउंट अकॉर्डिंग हो जाएगा। क्या बैंक अकाउंट भी बोल दिया है क्या इसने, नहीं बोला है, लेकिन बैंक अकाउंट हमें बनाना पड़ चाहिए था, लेकिन हम कोई बात नहीं, वैसे कैलकुलेशन के पॉइंट से निकाल लेंगे, कैलकुलेशन के पॉइंट से निकाल लेंगे। सर ये एबनॉर्मल लॉस वाला, सर मेरा मतलब है कि एबनॉर्मल लॉस की 2 एंट्री होगी। हाँ अभी देखना, क्वेश्चन देखोगे तो प्रैक्टिकल ही पता चल जाएगा आपको। तो सबसे पहले डेटर, तो डेटर आ जाओ यहाँ पे, डेटर अकाउंट, टू बैलेंस, डेटर के लिए टू बैलेंस, टू बैलेंस बीडी कितने का है भाई डेटर, 12,000, डेटर कितने का है 12,000। इसके बाद बाय बैलेंस सीडी कितने का डेटर है भाई 14,000। इसके बाद इन्वेंट्री स्टॉक, तो स्टॉक अकाउंट इधर है, तो टू बैलेंस बीडी कितने का स्टॉक है, इन्वेंट्री देखा जाए तो 16,000, और बाय साइड में आ जाएगा बाय बैलेंस कितने 14,000। ठीक है, हट 14,000 थोड़ी है, कहाँ देख रहे हो आप, 17 है भाई। इसके बाद अब कैश सेल्स कहता है ड्यूरिंग द ईयर 60,000, तो कैश सेल्स तो यही आएगा, बाय कैश सेल्स है ना, कैश सेल्स क्योंकि स्टॉक कम होता है ना इससे 60,000। इसके बाद क्या दिखाता है हमें, टोटल अमाउंट डिपॉजिट टू एचओ, एचओ को हमने टोटल पैसा जमा कर दिया भाई। अब ध्यान दो, आपके पास टोटल अमाउंट एचओ को जो जमा करवाया वो जमा करवाया 1,27,000,
जिसमें से आपका कैश का पैसा आया था, जो आपने कैश सेल से पैसा लेके आए थे वो लेके आए थे 60,000। तो बाकी का जो 67,000 रुपये है वो कहाँ से आया होगा? ये आपका क्रेडिट सेल से आया होगा, उधार से। यानी कलेक्शन फ्रॉम, आपको पता चल गया किससे? कलेक्शन फ्रॉम डेटर से कितना है? 67,000। तो आ जाइए कलेक्शन फ्रॉम डेटर यानी कैश। कितने का कैश आ गया? 60। समझ में आई बात आपको? 67 कैसे आया? टोटल जमा कराया तो हमने अपना दिमाग लगा के निकाल लिया फट से कि ये आएगा, ठीक है ना। इसके बाद आगे क्या कहता है? ये पॉइंट भी हो गया, ये भी हो गया, यहां तक हो गया। रिटर्न गुड्स टू एचओ इनवॉइस प्राइस, ठीक है भाई, रिटर्न गुड्स कर दिया तो रिटर्न बाय साइड में आएगा, बाय रिटर्न टू एचओ। कितने रुपए का? 5,000। ये भी हो गया, ये भी हो गया। सैलरी पेड 6,000 रुपए। अब सैलरी पेड कहाँ दिखाओगे सर? ब्रांच के अंदर आएगा, तो ब्रांच अकाउंट थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ तक रहेगा हमारा ट्रेडिंग और उससे जस्ट नीचे P&L। तो यहाँ पे लिखो टू सैलरी। और सैलरी कितने का पेड किया? 6,000। उसके बाद क्या पेड किया इसने? रेंट। रेंट कितना पेड किया इसने? 4,000। जैसे P&L बनता था, अगर कोई आउटस्टैंडिंग हुआ तो जैसे P&L में ऐड करते थे यहाँ भी ऐड कर देंगे, और प्रीपेड हुआ तो माइनस कर देंगे। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर 2,000। तो यहाँ तो आएगा ही डिस्काउंट, डिस्काउंट यहाँ तो आएगा ही 2,000, और साथ के साथ ये डेटर में भी आ जाएगा डिस्काउंट। कितने रुपए? 2,000 रुपए। इसके बाद बेड डेट्स आपका आ गया 1,000, तो डेटर में भी आएगा बेड डेट्स कितने? 1,000। और दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी आपकी? यहाँ पे भी आ जाएगा टू बेड डेट्स। हालांकि एक्सपेंस अकाउंट दे रखा था, मैं यहाँ इंडिविजुअल लिख देता हूँ, बाद में फिर वैसे भी लिख लेंगे बेड डेट्स। हालांकि एक्सपेंस अकाउंट में जाना था और एक साथ बोल रहे थे डाल दो, लेकिन अब ऐसे ही कर देते हैं। बेड डेट्स 1,000 रुपये, ठीक है। अभी मैं समझा दूंगा कि किस किस तरीके से है। स्पॉइलेज, स्पॉइलेज क्या होता है? नष्ट हो जाना, एबनॉर्मल लॉस है, तो बाय साइड में आ जाएगा स्पॉइलेज, ब्रांच स्टॉक में। स्पॉइलेज कितने का? 2,000 का। ये बन गया हमारा टोटल का टोटल, भैया टोटल बन गया। ये सारी जानकारी हमने यहां पुट कर दी। अब एक्सपेंस अकाउंट के अंदर मैं समझा दूं। एक्सपेंस अकाउंट है तो एक्सपेंस अकाउंट से हम कहां पैसे भेजेंगे भाई? तो जितने भी खर्चे हैं वो इधर लिख दीजिए, जैसे कि टू रेंट, टू सैलरी, और क्या था? और कुछ भी था क्या? और कुछ था क्या? स्पॉइलेज नहीं, और डिस्काउंट, सारे खर्चे लिख देते हैं। और क्या था? बेड डेट्स। क्वेश्चन का कहना था कि भाई तुम ऐसा करो, जैसे ये 4,000 है और ये 6,000 है, और डिस्काउंट कितने का था भाई? 2,000, और बेड डेट्स 1,000। तुम ऐसा करो, यहाँ टोटल करो, और इस टोटल को करके, जैसे 6 4 10 2 12 और 1 13,000 रुपये आ गए। इस 13,000 को तुम क्या करो, इधर लिख दो और P&L अकाउंट लिख दो 13,000, और वहाँ पे अकाउंट में डायरेक्ट सिर्फ एक्सपेंस 13,000 लिख दो। ये कहना था, जो कि मेरे हिसाब से इतना रेलेवेंसी नहीं है और ना ही एग्जाम में भूला जाता है। तो खर्चे अकाउंट में खर्चे लिख देने और बाद में P&L से ऐसे मैच कर देना है, ठीक है। आ जाते हैं सर, अब टोटलिंग का काम रह गया, टोटल करते हैं। तो यहाँ से टोटल करेंगे तो इधर ही ज़्यादा आ रहा है। अब देखो मजे की बात, देखो यहाँ पे गुड सेंट कितना किया है, हेड ऑफिस ने भेजा ही नहीं, तो 60,000, 5,000, 2,000। और ये टोटल तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक मैं यहाँ पे क्या ना लिख दूं, क्रेडिट सेल्स भी तो नहीं है हमारे पास। और क्रेडिट सेल्स कहाँ से आएगा? डेटर से आएगा ना। तो इधर जो भी आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा? क्रेडिट सेल्स। तो आइए 67, 2,000, 1,000, 14,000, तो ये आ गया 84 और माइनस 12,000, तो उधार का सेल्स आ गया 72,000।
जिसका इस्तेमाल मैं यहाँ कर लूँगा 72,000 और प्लस में 60,000 प्लस में 5,000 प्लस 2,000 प्लस 17,000, ये आ गया 156 और यहाँ भी आ गया 156 और माइनस 16,000 कर दो तो क्या आ गया 140 टू गुड सेंट। गुड सेंट कितने आ गए हमारे गुड सेंट? 1,40,000। $1,40,000। यहां तक समझ में आया आपको सारा? यहां तक किसी को दिक्कत? अब भाई सबसे लास्ट में ये अकाउंट बंद होगा, ठीक है ना। अब बैंक अकाउंट मैंने बनाया नहीं यहाँ पे क्योंकि जरूरत नहीं थी, एक्सपेंस भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब आ जाओ भाई, इसके अंदर लोडिंग का टाइम आ गया। तो लोडिंग कैसे निकालेंगे? यहां से किस पे लोडिंग निकलेगा? एक एचओ पे। तो मैं लिख देता हूं टू स्टॉक रिजर्व, टू स्टॉक रिजर्व। बार बार लिखने में समय खराब होता है, तो केस पे पहले रिटर्न पे और फिर किस पे? स्पॉइलेज पे और फिर किस पे? क्लोजिंग स्टॉक पे। तो भैया कितने परसेंट कह रहा है? ये कॉस्ट पे 25 कह रहा है, तो सेल्स के ऊपर कितना होगा? सीधा सीधा 20% बताया था। कॉस्ट पे कितना है हमारा? 25 है, तो सेल्स पे कितना होगा? सीधा सीधा 20% होगा। तो अगर 20% सेल्स पे है तो मैं निकाल लेता हूं सबसे पहले 5,000 पे 20% 1,000। स्पॉइलेज 2,000 है, 20% मतलब 400। अब ध्यान दो, ये स्पॉइलेज जो है ये एबनॉर्मल लॉस माना जाता है। तो अगर इसका 20% निकाला 400, तो रिमेनिंग पार्ट यहां आ जाएगा। रिमेनिंग पार्ट हमारा यहां आ जाएगा। कहां आ जाएगा सर रिमेनिंग पार्ट? रिमेनिंग पार्ट हमारा इस साइड आ जाएगा, टू स्पॉइलेज 1,600 रुपए। समझे? पूछ रहे थे ना, तो 1,600 यहां आ गया हमारा। अब ये इस पे भी निकाल लिया हमने, इस पे भी निकाल लिया। अब क्लोजिंग स्टॉक पे 3,400 टोटल 1,000 1,400 3,400, ये आ गया 4,800। अब बाय साइड में फिर से निकालेंगे, बाय स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व अब किस किस पे निकालोगे भैया? 2 ही पॉइंट है तो इन दोनों पॉइंट पे निकालेंगे। ओपनिंग और किस पे निकालोगे? गुड सेंट। तो ओपनिंग पे कितना निकलेगा? 3,200 और गुड सेंट पे कितने निकलेंगे? 28,000। तो टोटल कर दो 31,200। तो ये लो आ गया 31,200 और यही टोटल आएगा 31,200। तो यहाँ पे हमारा जीपी निकल जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट जीपी। तो 31,200 में से माइनस 4,800 करोगे तो 26,400 और ये 2600 बाय साइड में आ जाएगा, बाय जीपी। कई बार सवाल क्या कहता है कि P&L और ट्रेडिंग अलग अलग बनाओ, तो इतना हिस्सा अलग कर देना और इस वाले हिस्से को आपको क्या करना है? अलग कर देना है। तो अब देखा जाए तो 26,400 और इधर भी आ जाएगा 26,400 और माइनस कर देंगे कितने? 6,000 माइनस 4,000 माइनस 2,000 माइनस 1,000 और माइनस 1,600। तो ये 11,800 आ गया। 11,800 क्या आ गया? नेट प्रॉफिट। क्या सर इसको दूसरे मेथड से करते हैं तो भी आंसर यही आता? हाँ भाई, यही आंसर आता हमारा। समझ में आई बात आपको? समझ में आया? क्लियर हो गया या नहीं हुआ? तो देखिए, ये था हमारा एक सवाल जो कि किस पे था? हमारा ब्रांच एडजस्टमेंट को लेके, यानी स्टॉक डेटर सिस्टम का। तो स्टॉक डेटर सिस्टम होता क्या है? स्टॉक डेटर सिस्टम के अंदर हम स्टॉक अकाउंट अलग बना लेते हैं और जो खर्चे पहले ब्रांच अकाउंट में लिखा करते थे वो ब्रांच अकाउंट में ना लिखकर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में लिखेंगे। अब यहाँ पे हेड ऑफिस खर्चा दे रहा है नहीं दे रहा है उससे कोई मैटर लेना देना नहीं है।
स्टॉक अकाउंट से हमारा बैलेंस शीट ही निकल जाता है। ब्रांच और इसके लोडिंग को हम ब्रांच एडजस्टमेंट में ले जाते हैं, और लोडिंग ब्रांच एडजस्टमेंट में जैसे देख रहे हो कि इसके लोडिंग को इस साइड ले जाएंगे और इसके लोडिंग को इस साइड लेके जाएंगे, और जितने भी खर्चे होंगे वो कहाँ आ जाएगा, हमारा ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आ जाएगा, और फिर हमारा यहां से जो नेट प्रॉफिट होगा वो माना जाएगा। सर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 18 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का आएगा ये? 18 नंबर का। और ब्रांच के चॉइस में भी मैक्सिमम टाइम तक ब्रांच का ही क्वेश्चन आता है। मजे की बात तो ये है। तो काफी इंपॉर्टेंट, और काफी इंपॉर्टेंट यूनिट नंबर 4 है हमारा। समझ में आए किसी को कोई डाउट? सर 31,200 नहीं 30,200 आएगा। किसकी बात कर रहे हैं? 31,200 30,200 इसकी बात कर रहे हैं क्या? 28,000 नहीं, 31,200 ही आ रहा है। हाँ निधि 31,200 ही आ रहा है। दोबारा और भाई कैलकुलेटर तो ले लो। जब आपको कैलकुलेटर नहीं अलाउड था तब आप फोन से कैलकुलेट करते थे, सोचते थे कैलकुलेटर मिल जाए तो पूरा पेपर कर लेंगे। अब बोल दिया गया भैया कैलकुलेटर खरीद लो, तो अब आप कैलकुलेटर नहीं खरीद ले। सिंपल सा कैलकुलेटर, नॉर्मल ये कैलकुलेटर आपको खरीदना है जिसके अंदर टेक्स वेक्स के बटन ना हो। ऑर्बिट का आ जाता है या फिर लोकल भी आ जाता है। 100-200 रुपए का कैलकुलेटर मार्केट में मिलेगा। कुछ बच्चे इतना बड़ा कैलकुलेटर खरीद के आ जाते हैं जिसके अंदर सोचते हैं पता नहीं कौन सी गणित निकालेंगे। नहीं, इसके अंदर कोई भी मैथमेटिक्स का आप देखते हो कि आजकल साइंटिफिक कैलकुलेटर भी आता है जिसके अंदर साइन, थीटा, कॉस, टेक्स वेक्स सब होता है। आपको वो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है पेपर में। पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है ये सिंपल वाला जिसके अंदर माइनस, प्लस, इनटू परसेंटेज तक निकाल सको। बस ये ध्यान रखिएगा आप। बस वीडियो ही देखना है या सब्सक्राइब भी करना है? प्लीज सब्सक्राइब और शेयर टू योर फ्रेंड। प्लीज सब्सक्राइब।